पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक नीति बनाई जाए और उस नीति को बनाने का, पॉलिसी को बनाने का काम विभाग के स्तर पर हो रहा है, ताकि जो आगामी रबी मौसम है उसमें बीज उत्पादक किसानों और जो बीज उत्पादक कंपनियां होती हैं उनके साथ मिलकर संकर बीज का उत्पादन राज्य के अंदर किया जा सके और किसानों को उत्पादन अनुदान तथा जो इच्छुक निजी कंपनियां हैं जो बिहार में आके बीज उत्पादन करना चाहती हैं, वैसे कंपनियों को बिहार कृषि प्रोत्साहन निवेश नीति के अंतर्गत बीज उत्पादन के लिए कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है और किसानों को संकर बीज उत्पादन हेतु प्रेरित करने से बीज की कीमतें कम होंगी। अभी बाहर से हमको बीज मंगाना पड़ता है, यदि हमारे राज्य के अंदर बीजों का उत्पादन होने लगेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके दाम कम हो जाएंगे। मतलब ये है कि किसानों का लागत जो होता है, किसानों का लागत कम हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी। और ये हम लोग का बहुत इस बार फोकस्ड होकर काम चल रहा है कि बीज के उत्पादन को हम कैसे बिहार में बढ़ाएं। भारत की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, सबका ये आग्रह और निर्देश है हम लोगों को कि दलहन और तिलहन के उत्पादन को बिहार में बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, किसानों को उसके लिए हर संभव सहायता दिया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए और किसानों को दलहन के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उसके विपणन की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो खरीफ और अरहर फसल के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु अरहर विकास योजना राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है और 2024 में 1.86 लाख एकड़ में योजना का क्रियान्वयन कराया गया है और इस योजना के अंतर्गत फसल प्रोटेक्शन कार्यक्रम हेतु 3600 रुपया प्रति एकड़ की दर से अनुदान दे है एवं अनुदानित दर पर अरहर बीज वितरण कार्यक्रम हेतु लागत मूल्य का 80% अनुदान दे होगा। मतलब हम किसानों को सब्सिडाइज ये देंगे ताकि किसान उत्साहित होकर अरहर के पैदावार में रुचि लें और राज्य में अरहर की खेती और बढ़े और उसका उत्पादन और बढ़ाई जाए। दलहन फसल को बढ़ावा देने के लिए मसूर फसल का भी इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कुल 3.66 लाख एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए मसूर प्रोटेक्शन कार्यक्रम के लिए किसानों को प्रति प्रोटेक्शन 3600 रुपए के साथ ही 2000 रुपया प्रति एकड़ रुपए नगद अनुदान सहायता दिया जाए। तो इस प्रकार से जो हमारे दलहन के फसल हैं अलग अलग, उन फसलों के उत्पादन, बीज की उपलब्धता, उनके उत्पादन में किसानों की अभिरुचि बढ़े, इसके लिए उनको अनुदान देने की व्यवस्था और साथ ही उसके विपणन की भी व्यवस्था की गई। भारत सरकार की सहकारी संस्था नेशनल नेफेड के साथ साथ जो एनसीसीएफ नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन है, तो एनसीसीएफ को यह निर्देश दिया गया है भारत सरकार की ओर से कि सभी प्रखंडों में जो किसान दाल पैदा करेंगे तो उसका जो एमएसपी होगा, और दालों का एमएसपी भारत की सरकार ने इधर के दिनों में बहुत बढ़ाया। औसतन प्रति वर्ष पिछले 3-4 वर्षों में जो दलहन है उसकी कीमतों में हर साल 8 से 10% की वृद्धि एमएसपी में की जा रही है, जो अलग अलग दलहन के उत्पाद। और भारत की सरकार ने ये डायरेक्शन दिया है कि सभी प्रखंडों में जो एनसीसीएफ है वो जाके जो किसानों के द्वारा पैदा किए हुए दाल होंगे उसको वहां सेंटर बना के क्रय करेगी, ताकि किसानों को बाजार की दिक्कत नहीं हो कि हमने दलहन तो पैदा कर दिया लेकिन अब इसको बेचूं कहां। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो
केंद्र पे जाके किसान बेचेंगे और उससे ज्यादा दर यदि बाजार में मिलेगा तो बाजार में बेचेंगे। तो कुल मिला के किसानों के उत्पादन का निश्चित रखते हैं कि फसल में कई उत्पादों की अपेक्षा यदि दलहन की खेती की जाती है तो उसमें ज्यादा लाभ होता है। इसलिए दलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों का लाभ भी बढ़ेगा। इस दिशा में भारत की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर काम कर रही है। अभी जब धान के रोपनी का समय चल रहा है तो हम लोगों ने देखा कि जुलाई के महीने में थोड़ी अनियमित बारिश हुई, अनियमित मानसून रहा और एक समय लगा जून के लास्ट और जुलाई के शुरू में लगा कि बरसात अच्छा हो गया है, किसान रोपनी कर लेंगे। लेकिन जुलाई अंत आते आते अल्प वृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति की संभावना दिखने लगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने तुरंत इस पे 26 जुलाई को निर्णय किया और विभाग को यह निर्देशित किया कि डीजल अनुदान तुरंत शुरू किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 26 जुलाई से बिहार में डीजल अनुदान का काम शुरू हो गया। हालांकि इंद्र देवता की कृपा भी उसके बाद हो गई और 29-30 तारीख से काफी अच्छी बरसात राज्य के लगभग सभी जिलों में, दक्षिण बिहार के 2-4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके कारण जैसा मैंने शुरू में कहा कि लगभग 81% धान की रोपनी करने में किसान सफल हो गए हैं और चारों तरफ लगातार धान की रोपनी हो रही है। और मुझे लगता है कि अगले 4-5 दिनों में ये धान की रोपनी 90% के आगे बढ़ जाएगी। फिर भी किसानों को कोई कठिनाई नहीं हो, इसके लिए पूर्व से ही कैबिनेट में हम सब लोगों ने 150 करोड़ रुपए का प्रावधान करके रखा था डीजल अनुदान के लिए। और 26 जुलाई से जैसा मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ उसके बाद हमने उसका पोर्टल कृषि विभाग में खोल दिया और उसके माध्यम से किसान आवेदन दे रहे हैं। और अभी तक लगभग 30,000 के करीब लगभग अभी तक लगभग 32,000 किसानों ने इसमें अपना आवेदन दे दिया है। किसानों के भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और बाकी जो आवेदन दिए हैं उन सबों की जांच होते ही सबका भुगतान हो रहा है। तो भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई और एक प्रेस नोट आपके सामने दिया गया है, उसमें डिटेल चर्चा है। प्रति एकड़ 10 लीटर और प्रति लीटर 75 रुपए के हिसाब से ये डीजल अनुदान किसानों को दिया जाएगा। तो कुल मिला के किसानों को किसी प्रकार की सिंचाई संबंधी कठिनाई नहीं हो, इस दिशा में सरकार सतत प्रयत्नशील है। एक बहुत ही किसानों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय कोल्ड स्टोरेज का होता है कि फसलों का जब हम उत्पादन करते हैं तो उत्पाद को सुरक्षित रखना भी एक बड़ा काम होता है। चाहे वह आलू हो, चाहे अन्य फसल हो, सब्जी हो, फल हो, ऐसे सारे जो हमारे कृषि उत्पाद उनको सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत होती है। और अभी तक बिहार में 202 कोल्ड स्टोरेज है, जिसमें 12,30,176 मैट्रिक टन रखने की क्षमता है। और 12 जिले ऐसे हैं जहां अभी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो जहां पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है उसके लिए एक विशेष प्रयास राज्य सरकार कृषि विभाग ने किया है कि उन जिलों में नए कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कराने के लिए 3 वर्षों की एक योजना बनाई है और इसमें टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की योजना है। और 50% जो वो कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे उसमें 50% तक के सहायता अनुदान का प्रावधान है। और जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसमें बिजली की खपत होती है, बिजली का बिल के कारण उनको थोड़ा महंगा होता है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया है कि वहाँ सौर ऊर्जा की स्थापना की जाए और उस योजना की भी स्वीकृति हमने दी है। 50 इकाई जो कोल्ड स्टोरेज के हैं उनमें सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालन करने की व्यवस्था कराई जा रही है और एक कोल्ड स्टोरेज में 17.5 लाख रुपए तक का सहायता अनुदान ये सोलर प्लेट लगा के सौर ऊर्जा के लिए हम लोग दे रहे हैं, ताकि जो कोल्ड स्टोरेज चलाने वाले हमारे
किसान भाई हैं उनको बिजली की खपत की खपत कम हो और आने वाला जो बिल है, खर्च है, वो कम हो सके। एक और महत्वपूर्ण काम की तरफ हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे राज्य के अंदर सब्जियों की भी अच्छी खेती होती है, फल स्थानीय स्तर पर भी अच्छे मात्रा में पैदा किए जाते हैं। तो फल और सब्जियों की जब बहुतायत मात्रा में उपलब्धता हो जाती है तो किसानों को उचित दाम जितना मिलना चाहिए, बाजार में अधिक उपलब्धता के कारण कठिनाई होती है। तो स्थानीय स्तर पर बाजारों में 10 मैट्रिक टन के भंडारण क्षमता का भी माइक्रो कूल चैम्बर की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं ताकि स्थानीय स्तर पर भी किसानों को अपने उत्पादों को कुछ दिन के लिए, जैसे आज सब्जी पैदा किए 4 दिन तक सब्जी को सुरक्षित रखना है, आज बाजार में नहीं बिका, तो वैसे सभी किसानों को सहायता और सहयोग देने के लिए इस तरह के माइक्रो कूल चैम्बर के भी बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। राज्य में, हमारे राज्य में बागवानी का विकास हो और जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है उसमें इस बात को विशेष जोड़ दिया गया है कि गांव की बागवानी हमारे गौरव की कहानी है। तो एक समय हम लोगों का भी था जब हम लोगों ने देखा है कि गांव में बड़ी बड़ी बागवान दिखाई पड़ते थे, बागान दिखाई पड़ते थे, बगीचे होते थे। उनकी संख्या में निश्चित रूप से विगत कुछ वर्षों में कमी आई है। तो फिर से बागवानी दिखाई पड़े, बागान दिखाई पड़े, बगीचे दिखाई पड़े, इसके लिए राज्य की सरकार ने इस चतुर्थ कृषि रोड मैप में योजना बनाया है कि हम खेतों को क्लस्टर में 25 एकड़ तक का क्लस्टर बनाएंगे और उसमें अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, पपीता, गेंदा फूल, लेमन ग्रास, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ऐसे उत्पादों को लगाने का, ऐसे फसलों को लगाने का, ऐसे पेड़ों को लगाने का जो फल आते हैं और जिनका अच्छा दाम भी किसानों को मिलता है, तो ऐसे बगीचे लगाए जाए जिससे किसानों को आर्थिक लाभ भी हो और बागवानी भी बढ़े। तो इसके लिए 25 एकड़ का क्लस्टर बना के सभी 38 जिले में इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान की अभिरुचि और जो वहाँ की अनुकूल जलवायु है उसके अनुसार जो वो लगाना चाहे फसल या फल के पेड़, वो उस स्थान के भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु के परिप्रेक्ष्य में वो उसका उत्पादन करें। जब हम कृषि की बात करते हैं तो अब हर कार्य में आधुनिकता जुड़ गया है और आधुनिक तरीके से हम जितना भी कोई काम करते हैं तो हम बेहतर परिणाम दे पाते हैं। उसी तरीके से कृषि में भी अब जितनी आधुनिक तरीके अपनाए जा रही हैं उससे हम जितने बिहार के किसानों को जोड़ पाएंगे, हम उनको अधिक लाभ दिला पाएंगे, उत्पादकता बढ़ा पाएंगे। इसीलिए बिहार में आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की सरकार काम कर रही है और इस 24-25 के वर्ष में 82 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा और इस योजना अंतर्गत अभी तक किसानों को करीब 26 करोड़ 31 लाख लगभग रुपए अनुदान राशि के दिए जा चुके हैं और पूरे राज्य में अभी तक 26,793 कृषि यंत्रों की आपूर्ति किसानों को की जा चुकी है। तो जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, जिन उपकरणों के उपयोग से किसान बेहतर खेती कर सकते हैं, अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, वैसे सभी यंत्रों की उपलब्धता किसानों को राज्य की सरकार के तरफ से कराई जा रही है। अभी विगत दिनों में मैं जब से कृषि मंत्री बना हूं और बिहार के विभिन्न जिलों में जाता हूं तो बड़ी संख्या में किसान हमसे मिलते हैं और किसानों का एक बड़ा आग्रह मेरे सामने पिछले कुछ महीनों में आया है। हालांकि उस दिशा में राज्य की सरकार पूर्व के कुछ वर्षों से लगातार काम कर रही है, प्रयास कर रही है।
वो मांग ये हो रहा है कि किसान फसल तो लगाते हैं, किसान विभिन्न प्रकार के पौधे लगाते हैं, किसान फलों के पेड़ लगाते हैं, दलहन की कई किस्मों का उत्पादन करना चाहते हैं। लेकिन किसानों का सबसे बड़ा समस्या आज ये हो गया है, जो हमको किसान बताते हैं, कि राज्य में विभिन्न जिलों में घोड़पड़ास और जंगली सुअर उनके फसल को बड़ी मात्रा में बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण आलू जैसी खेती को अब किसान कम करने लगे हैं, क्योंकि जंगली सुअरों के कारण वो सारे आलू को आके खेत से खा जाते हैं, तो फसल बर्बाद हो जाता है। और कई आधी फसल जब लहलहा रही होती है खेत में, तो घोड़पड़ास आके या तो चढ़ जाता है या उसमें दौड़ के पूरे फसल को नष्ट कर देता है, ढांक देता है। तो किसानों का ये मांग पूरे बिहार में चारों तरफ से आया कि बिहार की सरकार, जो विगत कुछ वर्षों से इस दिशा में प्रयास भी कर रही है कि किस प्रकार से घोड़पड़ासों की संख्या और जंगली सुअरों की संख्या पे नियंत्रण करे, उनकी संख्या को कम करे, उस दिशा में सरकार प्रयास थोड़ा करे, इसका आग्रह बार बार आ रहा था। इसी के आलोक में हम सब लोगों ने अभी कुछ दिन पूर्व, चूंकि कई विभागों की संयुक्त प्रयास से इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, उसमें पंचायती राज विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, गृह विभाग, और चूंकि कृषि से जुड़ा हुआ सारा मसला है इसलिए कृषि विभाग, इन चारों विभागों के संयुक्त प्रयास से घोड़पड़ास या जंगली सुअरों की संख्या को नियंत्रित करने के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई तेजी से की जा सके, इसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। बड़ी संख्या में घोड़पड़ास से करीब लगभग पूरे राज्य में लगभग 3 लाख के करीब घोड़पड़ास हो गए हैं। उसी प्रकार से जंगली सुअरों की संख्या भी 67-68 हजार हो गई है। ये जो संख्या प्रतिवेदित की गई है, ये संख्या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है, जिसके कारण किसानों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और अचानक से उनका फसल जब लहलहा रहा होता है, अचानक से एक दिन या रात में सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया कि कैसे किसानों की समस्या को हम दूर कर सकें, और इसीलिए चारों विभागों की संयुक्त रणनीति बनाई जा रही है। और अगले 2 सप्ताह के बाद आज सेकंड हाफ में बैठक, आज भी उसकी बैठक है, लेकिन अगले 2 सप्ताह के बाद राज्य में योजना बना के हम कैसे इनकी संख्या को नियंत्रित करें, उस पर कार्रवाई भी शुरू की जाएगी, ताकि किसान जो मुझसे बार बार मिलकर इतनी बड़ी समस्या की चिंता व्यक्त करते हैं और नुकसान की चर्चा करते हैं, किसानों को नुकसान से हम बचा सकें। तो कुल मिला के कृषि विभाग के कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो चल रहे हैं, मैंने उसकी चर्चा की। ऐसे कृषि इतना व्यापक क्षेत्र है कि कृषि विभाग के जो कार्यक्रम चलते हैं वो भी उतने ही व्यापक होते हैं। जैसे पेड़ के बहुत सारी तना होती हैं, उसी प्रकार से कृषि विभाग का भी बहुत तना होता है, और बहुत तरीके से, कई तरीके से किसानों को हम सहयोग करते हैं, किसानों को मदद करते हैं। और हमारा मानना यह है कि यदि बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है तो किसानों को समृद्ध करना होगा, और किसानों को समृद्ध करना है तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की तरफ से किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करना होगा। तो राज्य सरकार बहुत सतत तरीके से बिहार के किसानों को हर संभव सहायता देने का काम कर रही है। इतनी कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको देनी थी, बाकी और मैंने जैसा कहा बहुत सारा काम। एक मिनट, मैं अब खत्म, एक लाइन पे खत्म। मैंने कहा कि कृषि विभाग लगातार उसकी जानकारी भी आप सब लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से दी जाती है, लेकिन आज ये प्रेस वार्ता का मकसद ये था कि जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम अभी वर्तमान समय और परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है, उसकी जानकारी आपके माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाई जा सके।
आप सभी मित्रों का धन्यवाद। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि जो आप घोड़परास और जंगली सुअर की जो बात कर रहे हैं, आपने सर प्लानिंग एक एक करके मैं जवाब दे पाऊंगा। आपने घोड़परास और अरे इधर प्रश्न पूछ रहे थे, पहले उनको कर लेते हैं। मेरा वही प्रश्न है कि इसमें प्लानिंग में क्या है, जैसे आप 7 समुद्र की भी बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द प्लानिंग? आई मीन विल यू गो एंड किल देम और व्हाट? देखिए, संख्या को नियंत्रित करना होगा, संख्या को कम करना। तो संख्या को कम करने के लिए निश्चित रूप से हम उन सारे प्रयासों को कर रहे हैं जो संख्या को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, और इसके लिए 4 विभाग संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। उसमें कृषि विभाग है, पंचायती राज विभाग है, वन पर्यावरण विभाग है, गृह विभाग। तो किसान जो उत्पादन कर रहा है और किसान परेशान है, तो यदि खेत में कुछ पैदा हो रहा है और कल बचे ही नहीं और जंगली जानवर आके उसको खराब कर रहे हैं, तो उसकी संख्या को तो नियंत्रित करना ही पड़ेगा। मंत्री जी, जी, घोड़परास और सुअर का व्यवस्था तो आपने किया, लेकिन बहुत जगह बंदरों का आतंक, उससे भी फसल क्षति हुई, उसके लिए क्या कार्य करेंगे? आपके सुझाव के आलोक में मैं विभाग में चर्चा करूंगा। मंत्री जी, घोड़परास को रोकने के लिए कई योजना भी शुरू की गई थी, घेराबंदी वगैरह, वो फेल हो गया। इसके बाद अब कैसे करेंगे? नहीं, कब तक आप मार? देखिए, आपने जो बातें कही, जो प्रयास अभी हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार कर रहे हैं, इसके पूर्व भी प्रयास हुए हैं और उसके कुछ परिणाम भी बहुत अच्छे दिखाई पड़े। जैसे वैशाली जिले में बहुत अच्छा परिणाम दिखाई पड़ा और वहां के किसान अब राहत महसूस कर रहे हैं। तो अंतिम उद्देश्य तो हमको ये है कि हम कैसे किसान कृषि योग्य भूमि पे हम कृषि उत्पाद अधिक से अधिक कर सके और किसानों को राहत दिला सके। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और जो कुछ भी जरूरत पड़ेगा सब तरह का काम करेंगे। सर, पिछले दिनों कृषि विभाग ने कहा था कि उसके मांग को लेकर के, उसके दूध को लेकर के रिसर्च विभाग कर रहा है कि उसकी और कुछ मार्केटिंग और हो सके, ऐसा कुछ प्लानिंग था, फिर मारने का सोच रहे थे। किसान, मैंने कहा चारों तरफ जाने पे किसान एक ही बात कहते हैं। मैं कहता हूँ बहुत तरह की सुविधाएं आपको दी जा रही। कहता है कि मंत्री जी सब सुविधा एक तरफ, ये जंगली जानवर सबसे बचा दिए। मंत्री जी, ये किसान बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं। मंत्री जी, फसल क्षति जो पशुओं के द्वारा की जाती है, क्या उसकी क्षतिपूर्ति का भी कोई योजना है? अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो वन विभाग की तरफ से उसका कुछ अभी प्रावधान। नया सर्कुलर भी इसमें एक सवाल है सर कि 2,95,000 घोड़परास हैं और शुरू की संख्या बता रहा ऐसे ये संख्या, हाँ? मारे जाने वालों की भी संख्या है क्या रिपोर्ट? नहीं, ऐसी संख्या प्रतिवेदित हुई है अभी। देखिए, क्या ये तो घूमने वाला जीव है ना, कोई एक जगह स्थित थोड़ा घुमंतु जीव है। ये अनुमानित संख्या, मैंने इसीलिए जब मैं शुरू में बोल रहा था उसी वक्त मैंने शब्द बोला, ये अनुमानित है। ये घुमंतु जीव होते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि कोई एक ही ब्लॉक में रहते हैं, कई जिला पार कर जाएंगे इधर उधर। आपके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत सारे GI टैग हैं, तो इसके एक्सपोर्ट के लिए आपको क्या मतलब, क्योंकि बहुत बात सुनने में आता है कि वो शादी लीची जो है कहीं दूसरे कंट्री में गया, फिर क्वालिटी तो इसके लिए क्या प्लानिंग है सर? एक्सपोर्ट जो कि GI टैग आपका नहीं, जैसे जो हमारा GI टैग मान लीजिए मखाना है, लीची है, तो हजरदालू आम है, तो ऐसे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़े, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी आम महोत्सव लगाया गया, राज्य सरकार की तरफ से लगाया गया, माननीय राज्यपाल महोदय की तरफ से लगाया गया, उसमें भी राज्य सरकार और हमारे विभाग ने पूरा हिस्सा लिया। उसके अलावे आप देखे होंगे अभी मखाना महोत्सव हम लोगों ने किया। तो इन सारे कार्यक्रमों को करने का मकसद ही होता है कि किसानों को उत्साहित करना, उनको बाजार उपलब्ध कराना और बाजार जो मार्केटिंग करते हैं उनको किसानों के साथ जोड़ना। और इसी के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी से भी मैंने बात की है, और बिहार में अभी तक कोई एक्सपोर्ट का कार्यालय नहीं था। बनारस में कार्यालय है जहां से सारी चीजें संचालित होती हैं। तो एपिडा का कार्यालय है। आप पत्रकार मित्रों ने अभी 4-6 दिन पहले मैंने कहा था, उसको आप लोगों ने प्रकाशित भी किया था
एपिडा का कार्यालय पटना में खुले, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संपर्क में, ताकि किसान हमारे अधिक से अधिक उत्पादों को निर्यात कर सके और उनको वो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो। मंत्री जी एक सवाल है, डीजल अनुदान से 150 करोड़ रुपया तो आप लोग स्वीकृत किए थे, 32,000 किसान रजिस्ट्रेशन करवाते थे। अभी तक कितनी राशि बांटी गई है, कितने किसानों को राशि दी गई, इसका कोई आंकड़ा? देखिए, मैंने कहा आपको 26 जुलाई, आज से लगभग 10 दिन पहले इसका पोर्टल खुला है। पोर्टल खुलने के बाद किसानों ने आवेदन देना शुरू किया है। मैंने बताया लगभग 32,000 आवेदन हमारे पास आए हैं। जब आवेदन आता है तो उसको जांच करके, उसको स्वीकृत करके फिर उसको भुगतान किया जाता है। तो ये प्रक्रिया तो अभी 10 दिन अंदर शुरू हुई, भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैंने अद्यतन जो जानकारी अभी लिया है, ये तेजी से बढ़ेगा अभी, क्योंकि जब कोई रसीद जमा होता है बिना जांच के भुगतान नहीं किया जाता। तो अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, 12-13 लाख रुपए तक का भुगतान हुआ है। ये तेजी से जैसे जैसे रसीद जमा होगा, जांच होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। मंत्री जी, 12 जिले में कोल्ड स्टोरेज खोलने की कार्रवाई कब तक प्रारंभ की जाएगी? नहीं, ये बहुत ओपन है। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने राज्य के अधिकतर कोल्ड स्टोरेज मालिक उसमें आए थे। कोल्ड स्टोरेज मालिकों के साथ हमने बैठक की और अन्य उद्यमी भी जो इससे जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी आए थे। और ये खुला ऑफर है कृषि विभाग की तरफ से, कोई भी जो कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहता हो, मैं आज आपके माध्यम से भी फिर एक बार बिहार के उन 12 जिलों के किसानों से या कोल्ड स्टोरेज लगाने वाले कोई व्यवसायी उससे जुड़ना चाहें, सभी से अपील और आग्रह करना चाहता हूं कि आप उन 12 जिलों में कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए आवेदन कीजिए। कृषि विभाग, बिहार सरकार आपको पूरी मदद करेगा। 50% अनुदान देना है। 2 तरह के कोल्ड स्टोरेज खोले जाते हैं, 100 मैट्रिक टन और 200 मैट्रिक टन। तो जिस तरह का वो कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहेंगे हम उनको सहयोग करेंगे। सर एक सवाल है सर, धान रोपने से जो 30% हुआ है, तो ऐसे कौन 5 जिले हैं जहाँ सबसे धान रोपनी हुई है? ऐसे 5 जिले कौन है जहाँ सबसे कम धान रोपनी हुई है? आप पूरा मेरा परीक्षा ले रहे हैं कृषि मंत्री। सर जर्दालू आम और नहीं, पहले एक तो जवाब दे देना। ना एक जवाब देंगे हम, खाली हेल्थ का जवाब नहीं दे सकते, एग्रीकल्चर का भी जवाब देंगे। सर जर्दालू आम पहले वो धान वाला बोल नहीं, सबसे एक मिनट भाई, प्रश्न ये था सर्वाधिक 5 वो जिले जहां अधिक रोपनी हुई और वैसे 5 जिले जहां कम रोपनी हुई, ये पूछा गया। तो कटिहार में 107%, सहरसा में 101%, किशनगंज में 100.75%, गोपालगंज में 100.58% और अररिया में 100.52%। ये 5 जिले टॉप वाले हो गए। अब नीचे वाला भी लिख लीजिए। जमुई 46.60, बांका 49.62, गया 57.44, नवादा 58.42, औरंगाबाद 58.55। नीचे से 5 वाले ही हैं। अब जर्दालू आप बोलिए। सर जैसे बिहार में लीची और जर्दालू आम जो भी फल वाली फसलें हैं, उसको उससे क्या एमएसपी देने पे आप विचार कर रहे हैं? जैसे दूसरे राज्यों में है, सेब की फसल है, सरकार एक एमएसपी देती है, बिहार में। आपके सुझाव को मैं अपने विचाराधीन विषयों में रखता हूँ। सर एमएसपी से ही है कि धान का जो तय किया गया, धान का जो तय किया गया है एमएसपी, उसमें जिनको खरीदने के लिए कहा जाता है सरकार की तरफ से, वही लोग बीच में दलाल पैदा करके और किसान से 400 से 500 रुपए कम करके खरीदवा देता है और फिर वो टैक्स के माध्यम से अपना बीच में कमाई कर रहे हैं। इसके लिए सरकार क्या करे? ऐसा किसी भी करने वाले के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई हमेशा करती है और यदि कोई ऐसा करता है इसकी सूचना हमें होता है नहीं, सूचना मिले हमें या सहकारिता विभाग से, चूंकि मुख्यतः इस काम में सहकारिता विभाग रहता है। ठीक है कि कृषि उत्पाद जो उत्पादित होता है वो हमारे विभाग से जुड़ा होता है, बट उसका जो खरीदने का काम होता है वो सहकारिता विभाग के द्वारा किया जाता है। लेकिन कुल मिला के राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। किसी के संदर्भ में ऐसी जानकारी मिलती है
सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। जीआई टैग से जितना मिला आप सुनिए, अब समय बहुत हो गया, नहीं तो सब लोग आश्वासन दीजिए कि जितना बोल रहे हैं सब छपेगा कल।